हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भी न्यूट्रिएंट हमने अभी तक डाइजेस्ट किए थे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं विद डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें हम दो चीजों को काउंट करते हैं। किस किस चीज को? तो एक है डीएनए, एक आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जो राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड बनता किस चीज से है, मतलब कंपोजिशन क्या है न्यूक्लिक एसिड का। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोटाइड से, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला के बोलेंगे पॉली। पॉली मीन्स मल्टीपल, मैनी, है ना। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे? ऑब्वियसली एक न्यूक्लियोटाइड से। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये टोटल 3 कंपोनेंट से बनता है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट? तो पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। और एक चीज याद रखिए, शुगर सैकेराइड दोनों का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे अगर पेंटोज शुगर लिखा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो डीएनए है, डीएनए के पास और आरएनए के पास में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं पेंटोज शुगर। और पेंटोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस शुगर में कितने कार्बन होते हैं? तो यहां पे होते हैं 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की प्रेजेंस की वजह से इस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पेंटोज शुगर के अलावा न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट होते हैं किसके पास? न्यूक्लियोटाइड के पास। तीसरी चीज जो न्यूक्लियोटाइड के पास में प्रेजेंट है वो होती है फॉस्फेट। क्या चीज? PO4। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है किसके पास में है? फॉस्फेट ग्रुप। तो याद रखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड के पास। तो 3 चीजें मिल गई न्यूक्लियोटाइड के पास। पहली चीज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। दूसरी चीज इसके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजनस बेस। उसके अलावा तीसरी चीज जो डीएनए में या आरएनए में या फिर न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है वो क्या है? फॉस्फेट। तो ये 3 चीजों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? अब एक चीज क्या याद रखनी है आपको, पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करूं तो डीएनए की अगर मैं बात करूं, डीएनए की, तो शुगर का नाम होगा डीऑक्सी राइबो शुगर, राइबोज शुगर। क्या याद रखेंगे शुगर का नाम? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और अगर हम बात करेंगे आरएनए की, तो आरएनए के पास में जो शुगर है उसका नाम होगा राइबोज शुगर। बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे इसको बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, पर वो हम पढ़ेंगे 12th के लेक्चर्स में। अभी हम पढ़ रहे हैं 11th के लेक्चर्स, बिल्कुल शुरुआत है ये। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे जितनी इंफॉर्मेशन लगेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे। चलिए, तो अभी क्या याद रखेंगे आप? जो न्यूक्लिक एसिड है इसके में 2 टाइप्स हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Polynucleotide is made up of nucleotides and nucleotides जो है they are made up of pentose sugar, nitrogenous base and phosphate। ठीक है, 3 चीजें मिलाओ एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। पर एक खास चीज देखिए, जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? देखो ऐसा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। समझ गए? तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस को मिला के बोल दिया न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। सही है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। है ना? इजी है। अब देखो जल्दी से,
अब हमें क्या करना है, हमें डीएनए और आरएनए, मतलब कि हमें न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के ये तीनों कंपोनेंट अलग करने हैं। कहां पर अलग होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पॉलीन्यूक्लियाइड न्यूक्लियोटाइड को या इस न्यूक्लियोइक एसिड को तोड़ के हम कैसे इन तीनों कंपोनेंट को अलग करते हैं, किन एंजाइम की हेल्प लेते हैं, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो स्टार्ट होने वाला है कहां पर, इंटेस्टाइन में। कहां पर, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं डायरेक्टली आता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होना चाहिए, एक था पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम था न्यूक्लियेज। क्या नाम था एंजाइम का, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम ब्रेक करता है न्यूक्लिक एसिड को इनटू न्यूक्लियोटाइड। क्या चीज भैया, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्जन कर दिया जाएगा। किसका, न्यूक्लिक एसिड का। कौन करेगा, न्यूक्लियेज। तो ये पेनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम था न्यूक्लियेज, जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के बना देगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो ये तीनों चीजें अभी भी अलग नहीं हुई हैं। अभी हमने सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दिया है और सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए हैं। मतलब चेन थी न्यूक्लियोटाइड की, उसको तोड़ा है अभी तक। उसको तोड़ने के लिए क्या लगा था, न्यूक्लियस नाम का एंजाइम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और सीक्रेशन आता है विच इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। इसी को हमने सकस एंटेरिकस बोला था। इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड एज लगाना जरूरी है, तभी एंजाइम होगा। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज ब्रेक डाउन करने वाला है न्यूक्लियोटाइड का। मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियोटाइडेज ब्रेक डाउन करेगा न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करके न्यूक्लियोटाइडेज बना देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। देख रहे हो भाई, न्यूक्लियोटाइड को अगर आप तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, है ना। अब क्या करना है, अब इंटेस्टाइनल जूस का एक और एंजाइम आएगा। कौन सा वाला एंजाइम, तो एंजाइम का नाम है न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, ये टाइडेज टी आ रहा है यहां पे, और ये साइडेज एस आ रहा है यहां पे। तो अब क्या याद रखना है, न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, तो इट विल ब्रेक न्यूक्लियोसाइड इनटू नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। मतलब अब न्यूक्लियोसाइड को भी तोड़ के नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को अलग कर दिया गया है। और ये अलग करने वाला कौन था, तो इनको अलग करने वाला था न्यूक्लियोसाइडेज। तो फाइनली देखो, पिछले स्टेप में जहां पर न्यूक्लियोटाइडेज ने वर्क किया वहां पे फॉस्फेट निकल के अलग हो गया, है ना। जहां पे न्यूक्लियोसाइडेज ने वर्क किया वहां पे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर भी अलग हो गए। और हम चाहते भी यही थे। तो डाइजेशन जब आप करते हो तो डाइजेशन के दौरान आपको कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके सिंपल बना दिया, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। समझ में आ गया। तो ये था डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब क्या डिस्कस करना है, तो अब हमें डिस्कस करना है जितने भी चीजें हमने ब्रेक की हैं इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होने वाला है बॉडी में। ठीक है, तो अब इनका एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं हम। ओके, चलिए तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब कैसे करने वाला है ना। क्योंकि हमने डाइजेशन तो करवा लिया, पर हमें क्या करवाना है, अब हमें करवाना है एब्जॉर्प्शन। तो देखो, एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का जो मेन एरिया है उससे हम बोल रहे हैं इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा सेक्शन है। जैसे ये देखो, ये है स्टमक, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज जेजुनम एंड दिस इज आइलियम।
तो जो जेजन वाला पोर्शन है मैं उसको यहां से कट कर रहा हूं, इतना सा एरिया, इस एरिया को कट करके यहां पे जूम इन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब कौन से स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिख रहे हैं मैं पहले वो मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम्स में आती है इंफॉर्मेशन, तो याद रखना है। देखो सबसे ऊपर आपको दिखना चाहिए जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज विलाय। क्या है ये? विलाय। तो इंटेस्टाइन में आपको पता है कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में से, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं, दोस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज विलाय। तो ये जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक मैंने लेयर बनाई है, दिस स्ट्रक्चर इज विलाय। विलाय के ऊपर आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दिखेगी, ये जो दिख रहा है ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोविलाय। तो विलाय हो गया, विलाय के ऊपर ये कौन? दीज आर माइक्रोविलाइज, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, है ना। अच्छा अब देखो जल्दी से, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का मैंने यहां पे डक्ट बनाया है, दिस इज ब्लड वेसल। ये क्या है? दिस इज ब्लड वेसल। और ये जो ग्रीन कलर का डक्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का यहां पे बीच में डक्ट बना हुआ है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज लैक्टियल। और लैक्टियल होता है लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। चलिए, तो लैक्टियल होता है लिम्फ वेसल, और ये जो है, ये जो रेड वाला है वो है ब्लड वेसल, ब्लैक वाला ये बड़ा सा ट्यूब, इसे हम बोल रहे हैं विलाय। ये क्या है? दीज आर इनवर्ट प्रोजेक्शन, दीज आर फिंगर लाइक इनवर्ट प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे प्रोजेक्शन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, बड़ी सी ट्यूब मैंने बनाई है, इस बड़ी सी ट्यूब में न्यूट्रिएंट आए थे, जैसे कि कौन से न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट लिख देते हैं, चलो मैं यहां से लिखता हूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आया था, उसके अलावा आया था प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा आए थे फैट्स, फैट्स के अलावा आता है न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये सब हुआ था। अब क्या याद रखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या क्या बनेगा? तो सिंपल शुगर्स बन जाते हैं, जैसे कि कौन? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, इन सब का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने से बनते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करने से बनता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, है ना, ये चीजों का फॉर्मेशन होता है। और फैट का ब्रेकडाउन करने से बनता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो भैया ये सब चीजों का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। समझ में आ गया? अब क्या होगा, जो ग्लूकोज यहां पे मैंने लिख के रखा है, दिख रहा है ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तीनों तरीके से होता है। मतलब एक्टिवली भी एब्जॉर्ब होगा बाय यूजिंग एटीपी, है ना, पैसिवली भी होगा मतलब बाय डिफ्यूजन। अब यहां क्या याद रखना है, ग्लूकोज जो है इसके एब्जॉर्प्शन में सबसे पहली चीज, ग्लूकोज ऐसे डायरेक्टली एंटर कर सकता है इनटू ब्लड। कैसे? तो याद रखेंगे इस एंट्री के लिए ये करेगा सबसे पहले तो सिंपल डिफ्यूजन। क्यों हुआ सिंपल डिफ्यूजन? क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे इंटेस्टाइन में तो ज्यादा है, पर ब्लड में उसका अमाउंट ज्यादा ना होने की वजह से एक ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होगा। उस ग्रेडियंट की वजह से जो ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइन से निकल के कहां पर इंटर कर जाएगा? ब्लड में। पर कौन सी प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन। अब जब ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में थोड़ा बढ़ने लगेगा तो अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। उसके रिड्यूस होने की वजह से अब हमारा ग्लूकोज जाएगा विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक्निक। कौन सी टेक्निक? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखना ग्लूकोज जो है अभी भी ब्लड में जा रहा है, पर इसको ब्लड में पहुंचाने के लिए अब कैसा डिफ्यूजन करना है? फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटेटेड मतलब कोई ना कोई फैसिलिटी इसको मिलने वाली है, कोई ना कोई इसको हेल्प करने के लिए मिलने वाला है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन इस ग्लूकोज को उठाते हैं और अपने अक्रॉस मूव करवा देते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड प्रेजेंट होता है।
लिपिड के अलावा यहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बना दिए, दीज आर लिपिड्स। लिपिड के अलावा यहां पे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन बाहर होते हैं मेम्ब्रेन के टॉप पोर्शन पे, उन्हें बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रेंसिक। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है ये हमारे इंट्रेंसिक प्रोटीन से कर जाएगा बाइंड, और इंट्रेंसिक प्रोटीन इस ग्लूकोज को उठा के किधर फेंक देगा? अंदर की तरफ। और इस तरफ फिर कौन आ जाएगा? ब्लड। तो फाइनली ब्लड में ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी। पर यहां पे हुआ क्या? यहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन ने हेल्प किया ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में। समझ में आ गया? इसलिए इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आया? और डिफ्यूजन बोल रहे हैं मतलब कि यहां पे एनर्जी का यूज नहीं हुआ है, एटीपी का खर्चा नहीं हुआ है। अब आती है थर्ड कंडीशन, जब ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो गया है, इंटेस्टाइन में कम रह गया है। इस कंडीशन में हम ग्लूकोज को वेस्ट नहीं होने देंगे, हम ग्लूकोज को एनर्जी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से फोर्सफुली कहां पर पहुंचा देंगे? ब्लड के अंदर। समझ गए? और वो टेक्निक कौन सी होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो जल्दी से, जो ग्लूकोज है ये फिर से ब्लड में एंटर कर गया। ऑल्दो ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम था, फिर भी एंटर कर गया। क्यों एंटर कर गया? ये एंटर करेगा ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मतलब कि एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है किसका? ग्लूकोज का। याद रखना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? सोडियम। तो ग्लूकोज प्लस सोडियम भी कई बार ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखो सोडियम जो है इसको मेम्ब्रेन क्रॉस करने में या डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस करके ब्लड में जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से हो गया कि मान लीजिए मैं एक बाइक लेके पास की किसी शॉप पे जा रहा हूं, ठीक है, बाइक लेके पास के किसी शॉप पे जा रहा हूं, इतने में मेरे पड़ोसी भी आ गए बाहर, उन्होंने बोला कि आप बगल की शॉप पे जा ही रहे हो, मेरे को भी ले चलो। तो इससे मेरा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया क्या अगर मैं उनको बिठा के ले जाऊंगा? तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं अकेले जाने में पेट्रोल जाने वाला था, मेरे अकेले जाने में, उतना ही हम दो लोगों के जाने में पेट्रोल खर्च होने वाला है। कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। इसलिए सेम कंडीशन यहां पे होगी। सोडियम जो है वो आराम से इंटेस्टाइन को क्रॉस करके ब्लड में आ जाता है। अगर ग्लूकोज सोडियम के साथ बाइंड करके मूव करके चला जाए तो इससे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है क्या? नहीं, पर एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन तो हो जाएगा ग्लूकोज का। तो सोडियम जो है वो अपने साथ में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा देता है। और याद रखना, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन तीनों तरीके से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो फ्रक्टोज का भी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सकता है इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां भी डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन के थ्रू फ्रक्टोज की भी एंट्री हो जाएगी कहां पर? ब्लड में। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से एंटर कर सकते हैं। कहां पर? ब्लड में। कौन सा डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन। तो याद रखेंगे अमाइनो एसिड में भी सिंपल डिफ्यूजन होगा और ये भी कहां पर एंटर कर सकते हैं? ब्लड में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, ये तीनों की भी एंट्री हो जाएगी इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो भैया सिंपल डिफ्यूजन में ये तीनों चीजें भी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स में जो ग्लिसरॉल है इसका तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, पर फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन इतना आसान नहीं है। फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ और काम भी करने पड़ेंगे, जैसे कि क्या? देखिए, सबसे पहले जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड को मान लीजिए ये रहा फैटी एसिड। ये क्या है? फैटी एसिड। मैं ऐसे लिख देता हूं इधर पे, दिस इज फैटी एसिड। फैटी एसिड के ऊपर एक कवरिंग बनती है। किसकी कवरिंग बनती है? तो फैटी एसिड के ऊपर कवरिंग बन जाती है, ऐसे मार्क कर देता हूं, हाँ, फैटी एसिड के ऊपर जो रेड रेड कवरिंग मैंने दिखाई है, दिस इज कवरिंग ऑफ बाइल सॉल्ट। क्या है ये? बाइल सॉल्ट। तो देखो फैटी एसिड के ऊपर बाइल सॉल्ट की कवरिंग बन जाती है और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, फैटी एसिड प्लस बाइल सॉल्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसिल्स। ठीक है, माइसिल्स या मिसिल्स। तो माइसिल्स और मिसिल्स जो हैं, इसमें क्या है? इसमें फैटी एसिड है विच इज कवर्ड बाय बाइल सॉल्ट। अब ये माइसिल जो है ये आसानी से एंटर कर जाएगा किसके अंदर? तो हम बोलेंगे माइक्रोविलाई के अंदर। तो देखो माइसिल एंटर कर गए माइक्रोविलाई के अंदर, जो कि म्यूकोसा लेयर का पार्ट है। तो मैं बना दूं, ये रहा हमारा
माइसिल, और माइसिल को सराउंड किसने किया हुआ है? माइसिल को सराउंड किया है बाइल सॉल्ट्स ने। यहां पहुंचने के बाद माइसिल्स के ऊपर जो बाइल सॉल्ट था उसकी कवरिंग हट जाएगी, उसकी जगह नई कवरिंग आ जाएगी, किसकी? प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन। तो देखो यहां पे माइसिल के ऊपर से कौन सी कवरिंग हट गई है? बाइल सॉल्ट की कवरिंग हट गई है। कौन सी नई कवरिंग आ गई है? तो हम बोलेंगे इसके ऊपर एक न्यू कवरिंग आ गई है प्रोटीन की। तो देखो प्रोटीन लेयर आ गई है, प्रोटीन लेयर सराउंडिंग फैटी एसिड। चलो, तो प्रोटीन लेयर ने अब सराउंड कर लिया फैटी एसिड को, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे, एंड दैट स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होके जाता कहां पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होके डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगा। काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होके जाता है लैक्टियल के अंदर। किसके अंदर? लैक्टियल। और फिर लैक्टियल के बाद ये मूव करके जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। गौर से देखना, काइलोमाइक्रोन कहां गया? तो काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होके गया लैक्टियल में। लैक्टियल क्या होता है? इट इज अ लिम्फ वेसल। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन गए लैक्टियल में, और लैक्टियल के बाद काइलोमाइक्रोन कहां पर जाएगा? ब्लड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमको याद रखना है। क्या याद रखेंगे? फिर से सुन लो। ग्लिसरॉल तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर जाता है ब्लड में, पर फैटी एसिड डायरेक्टली एंटर नहीं करते। फैटी एसिड के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, किसकी? बाइल सॉल्ट की। फिर उसको हम बोलेंगे माइसिल। माइसिल एंटर करेगा माइक्रोविलाई के अंदर। माइक्रोविलाई के अंदर माइसिल्स के ऊपर से बाइल सॉल्ट की कोटिंग हट जाएगी, प्रोटीन की कोटिंग लग जाएगी। और जब प्रोटीन और हमारा फैटी एसिड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो है ये एब्जॉर्ब होके जाता है लैक्टियल में, और लैक्टियल से काइलोमाइक्रोन मूव करके कहां जाएगा? ब्लड में। तो अल्टीमेटली हमारा फैटी एसिड भी कहां पहुंच गया? ब्लड में। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट।